Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to GK Today. This is Arsu Kakkar and today I'll be discussing with you certain terms in news and associated multiple choice questions of the date 21st of December. Without taking much of time, let us start the today's session. So the first term that you will be seeing in news, that is National Helpline Against Atrocities. सो बेसिकली ये लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना. इसमें आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है. वो हेल्पलाइन नंबर क्या होगा वो भी आपको बताऊंगी. तो उस हेल्पलाइन नंबर की हेल्प से बेसिकली जो पब्लिक अवेयरनेस लोगों में लेकर आना और कैसे क्या करेगा ये हेल्पलाइन नंबर, इट विल प्रोवाइड पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. मतलब कौन से लॉ की बात हो रही है और हो क्या रहा है. सिंपल टर्म्स में बताऊं तो अगर आपने ये देखा होगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इस एक्ट की बात करी जा रही है. तो यहां पर इस एक्ट को इफेक्टिव इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने ये हेल्पलाइन नंबर लेकर आया है. राइट. तो इससे क्या होगा, इट विल प्रोवाइड पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ और जो भी SC/STs के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोक पाएंगे. तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. 24/7 एक्सेस रहेगा अक्रॉस इंडिया एंड इट कैन बी, जो सर्विसेज हैं इट कैन बी गिवन इन हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो सर्विसेज हर एक लैंग्वेज में प्रोवाइडेड है और इट विल इंश्योर कि जो भी कंप्लेंट जो आप रजिस्टर कर रहे हो एज एन FIR, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और साथ ही साथ रिलीफ भी मिले. तो विद इन द गिवन टाइमलाइंस आप केसेस को सॉल्व करो, प्रोसिक्यूट करो कोर्ट के अंदर, जो भी इस एक्ट के अंदर विद इन द प्रोविजंस जो भी ये एक्ट कहता है. तो इसीलिए ये नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज लाया गया है. हाँ, आगे निशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रोग्राम. अब ये प्रोग्राम क्या है, नेम ऑफ द प्रोग्राम ध्यान में रखना. और दूसरी बात, ये यूपी गवर्नमेंट, दैट इज उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने निशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रोग्राम को लाया. अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो अलग अलग फूड ग्रेन्स होते हैं, अब जैसे कोविड के टाइम पे आपको पता है कि कितनी थर्ड, जब ये सेकेंड वेव आई तो कितनी प्रॉब्लम रही है, फूड इनसिक्योरिटी एक बहुत मेजर इशू है. तो इसीलिए इस प्रोग्राम के थ्रू यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, फूड ग्रेन्स को फ्री प्रोवाइड करेगी जो भी गरीब लोग होंगे उनको. और टाइम फ्रेम क्या है, दिवाली से लेके अगली जो होली आई है इस टाइम के टाइम तक. तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लॉन्च किया गया और इस स्कीम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 15 करोड़ पीपल को इन द स्टेट बेनिफिट करेगा. और साथ ही साथ जो भी फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, थर्ड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक में अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले से ही अपनी तैयारी हो और फूड इनसिक्योरिटी के कोई इश्यूज नहीं आए, तो उन चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए फ्री फूड ग्रेन्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे. ये स्कीम बहुत ही ओपन और ट्रांसपेरेंट मैनर में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और ये इंश्योर भी किया जाएगा कि जो फ्री फूड ग्रेन्स हैं आप उनकी बेसिकली आप बोल सकते हो टू द अदर स्टेट्स, वो उनकी आप बोल सकते हो डिलीवरी बोल सकते हो, या प्रिवेंट करना, कि ये इंश्योर करना कि प्रिवेंशन ऑफ डाइवर्जन ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स टू द अदर स्टेट्स, कि अगर फूड ग्रेन्स डाइवर्ट हो रहे हैं दूसरी स्टेट्स में तो ऐसा नहीं हो, उसको प्रिवेंट भी किया जाएगा. हाँ, आगे है जनरल कैटेगरी कमीशन. अब ये जनरल कैटेगरी कमीशन क्या है, देखो आपने ना ये पढ़ा होगा एक कमीशन जैसे कि शेड्यूल कास्ट कमीशन, है ना, ये पढ़ा है ना, शेड्यूल कास्ट कमीशन, सुना होगा इस कमीशन के बारे में. शेड्यूल कास्ट कमीशन बेसिकली ऑपरेशनलाइज होती है टू फॉर द पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट, उनके ग्रीवियंसेस को लेने के लिए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए. इन दैट सिमिलर मैनर एक जनरल कैटेगरी कमीशन लाई गई है. स्टेट एसोसिएटेड है इससे हिमाचल प्रदेश. तो पहले तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है. द कमीशन जो है इट इज फॉर द अपर कास्ट, इज इन द लाइन्स ऑफ मध्य प्रदेश, लाई हिमाचल प्रदेश में गई है. ये अगर आप इसको बोलें तो इसको सामान्य वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जा रहा है. हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ये किस लिए लाई है, टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ जनरल कैटेगरी. जैसे जनरल कैटेगरी के अगर कुछ कंसर्न्स हैं तो वो जनरल कैटेगरी कमीशन उनको एड्रेस करेगी. शेड्यूल कास्ट कमीशन जो कि शेड्यूल कास्ट जो है उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं तो उनको एड्रेस करती है, वो स्टेट में ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है, हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूं. ऐसे ही जनरल कैटेगरी
कमीशन होगी। और ये कमीशन बेसिकली क्यों आई, एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ जहां पर लोगों ने डिमांड करी कि सामान्य वर्ग आयोग को लाया जाए, और ये बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की फॉर ऑफ द जनरल कैटेगरी, ताकि उनके ग्रीवियंसेस भी रिड्रेस हो सकें। इसीलिए इस कमीशन को फॉर्मलाइज किया जाएगा, एक लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट पास किया जाएगा हिमाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली में। आगे VLSRSAM, ये क्या है, ये एक मिसाइल है बेसिकली, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देखो, V स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, L स्टैंड्स फॉर लॉन्च, राइट, SR स्टैंड्स फॉर शॉर्ट रेंज, SR स्टैंड्स फॉर शॉर्ट रेंज, एंड SAM स्टैंड्स फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल। अब ये बेसिकली क्या है, नाम से जानो, वर्टिकल लॉन्च, एक तो वर्टिकली लॉन्च होगी, दूसरी बात शॉर्ट रेंज है, तीसरी बात सरफेस टू एयर मिसाइल है, राइट। अब किसने डेवलप करी है ये, इट इज डेवलप्ड बाय 3 DRDO फैसिलिटीज जो कि डिप्लॉयड होंगे एंड टू बी डिप्लॉयड इन द इंडियन नेवल शिप। बेसिकली ये जो मिसाइल है ये नेवल शिप्स के लिए है। अब इसका रोल पर्पस क्या है उसके आपको समझ आएगा जब इसको नेवल शिप्स में आगे डिप्लॉय किया जाएगा, और इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया, और ये कैपेबल है ऑफ डिस्ट्रॉइंग वेरियस एरियल थ्रेट्स एट क्लोज रेंजेस लाइक सी स्कीमिंग टारगेट्स। इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये सी स्कीमिंग टारगेट्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर नेवल शिप की बात करूं, अगर समुद्र में कोई एक शिप खड़ी है और कोई आपको टारगेट अटैक कर देता है शिप से, तो ये वाली जो मिसाइल है ये ना सी स्कीमिंग टारगेट्स मतलब बहुत ही नीचे लेवल पर, बिल्कुल सी के पास से लॉन्च करते हुए अटैक कर सकती है। उसी डायरेक्शन में नीचे एक लेवल पे बोल सकते हो, काफी नीचे एल्टीट्यूड पे नियर टू सी आप इसको लॉन्च कर सकते हो और ये टारगेट को अटैक कर सकती है। हाई स्पीड एयरबोर्न टारगेट्स हैं और रेंज इसकी 40 to 50 किलोमीटर है, एल्टीट्यूड पे एट एन अबाउट 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसके कुछ खास फीचर्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट। अब ये एक्ट बेसिकली 1961 में लाया गया और इसके अंदर फिर एक कॉर्पोरेशन जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी और कॉर्पोरेशन है ये बनी। ये RBI ओन्ड है, मतलब RBI सब्सिडरी को फुली ओन करता है। कॉर्पोरेशन का नाम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है और ये कॉर्पोरेशन इस एक्ट के थ्रू बनी। इसका फंक्शन क्या है ये आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक जो है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि मॉरेटोरियम हो जाता है या एनी केस हो जाए और आपका बैंक में डिपॉजिट हो, तो लोग पैनिक नहीं करें, लोगों को उनका अमाउंट वापस से मिले, तो इसीलिए इसको लाया गया। अब जैसे क्या होता है, इंश्योरेंस के बारे में आपने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होते हैं, कार का इंश्योरेंस होता है। इन द सेम मैनर अब डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है। इसमें इस एक्ट के थ्रू क्या होगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस होगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस से क्या होगा, जब बैंक मॉरेटोरियम में चला जाता है या डिफॉल्ट जैसी कंडीशन होती है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस होने से ये क्या करेगा, ये एक्ट कहता है कि प्रोटेक्शन कवर फॉर द बैंक डिपॉजिट होल्डर्स व्हेन द बैंक फेल्स टू पे इट्स डिपॉजिटर्स। अगर बैंक मॉरेटोरियम जैसी कंडीशन में आ जाए एंड इफ इट फेल्स टू पे इट्स डिपॉजिटर, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस के चलते विद इन 90 डेज एक प्रोटेक्शन कवर जो कि लोगों का जो डिपॉजिट है बैंक में वो उन्हें वापस दिया जाए, और इंश्योरेंस वो डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए इंश्योर करता है। और इस एक्ट के अंदर ₹1300 करोड़ पे किए गए हैं अभी तक ओवर 1 लाख डिपॉजिटर्स को, जो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे अपना मनी बिकॉज ऑफ द फाइनेंस। अगर बैंक कोई फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है और आपका वहां पे डिपॉजिट पड़ा है, तो उसी के चलते यहाँ पर आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस होगा, तो आपको विद इन 90 डेज अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। और जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस एक्ट के अंदर कम से कम भी 1 लाख डिपॉजिटर्स को 1300 करोड़ का अमाउंट जो है वो दिया जा चुका है। एंड डिपॉजिट वर्थ ₹76 लाख करोड़ जो है उनको इंश्योर भी किया गया, इंश्योर अंडर दिस DICGC एक्ट, ठीक है। तो यहां पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है, कब आया, आई हैव डिस्कस्ड। सो नेक्स्ट इज कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम। इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ऑब्वियसली न्यूज में है तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, क्योंकि बस इतना डीप नहीं पूछा जाएगा इस प्रोग्राम के बारे में, बस इतना पूछा जा सकता है कि ये प्रोग्राम किसने इंप्लीमेंट किया है। तो ये बेसिकली US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको आप FAA के नाम से बोल सकते हैं।
तो यूएस की बेसिकली जो बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया है, कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम। अब ये बेसिकली प्रोग्राम क्या कहता है, ये प्रोग्राम जो भी देखो कमर्शियल पायलट्स हो गए या फिर फ्लाइट क्रू हुए जो स्पेस में पहुंच गए हैं, तो उनको बेसिकली आप बोल सकते हो वो इस एक्ट के अंदर आते हैं। एंड द प्रोग्राम रिकॉग्नाइजेज दीज कमर्शियल पायलट्स एंड द फ्लाइट क्रूज जो स्पेस में रीच कर गए अंडर दी जो भी उनका डिफाइंड है बाय द एफएफए एज 50 स्टैट्यूट माइल्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है एफएफए ने कि कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2021 और इसकी जगह पर इंडिविजुअल्स जो स्पेस में रीच करते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन्हीं की जो वेबसाइट होगी एफएए वेबसाइट वहां से। और ये पूरा का पूरा बोल सकते हो ये प्रोग्राम कमर्शियल स्पेस लॉन्च एक्ट 1984 के अंडर आता है, राइट। तो आई होप ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो एक स्पीशीज के बारे में है, वो है मर्मोसेदलरी। तो ये क्या है, ये एक स्पीशीज आप ये देख सकते हो, इसकी तस्वीर है, एक न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीशी है जो कि बिलोंग करती है मर्सूपियल जेनस मर्मोसा इन पनामा। तो पनामा कंट्री में ये बेसिकली स्पीशीज पाई जाती है और ये स्मॉलेस्ट है अमंग दी सब जेनस माइकोरियस। ज्यादा अगर ध्यान रखना है, एक तो पहले कंट्री का नाम ध्यान रखो, दूसरा इसका बॉडी वेट वगैरह देख लेते हैं। 56 ग्राम इसका बॉडी वेट है। टेल इसकी आप बोल सकते हैं 161% ऑफ इट्स हेड एंड बॉडी लेंथ है। ये एक न्यू स्पीशीज है जिसके बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, एक टेल है और फरी सा बेस रहता है इसका। एंडेमिक टू पनामा, ये ध्यान रखना, और बहुत ही ह्यूज नंबर में मिलता है यहाँ पे कंट्री में। और ये इसके साथ साथ दो और स्पीशीज हैं जो जिसके साथ ये पाई जाती है। तो इसके सब जिनस हैं एक्जुलोर मार्मोसा, ये नाम थोड़े ऐसे टफ से लग रहे होंगे देखने में, बट अगर ध्यान रह जाए तो वेल एंड गुड। एंड जेलिडोन्स माउस ओपोजम, तो ये इट इज फाउंड टू ऑफन लीव अलोंग साइड दीज टू स्पीशीज। कहाँ पाई जाती है, पनामा कंट्री में। क्लियर। नेक्स्ट इज स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसको संत मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है, स्टैंड ऑफ का मतलब है फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर एक मिसाइल है, अब आपकी मिसाइल यहाँ पर है, किसी ने आपको अटैक किया है, तो आप उसको रिटर्न में जब अटैक करोगे तो फिर आप वहां से वापस चले जाओ, या आप एक सेफ पोजीशन पे खड़े हो और ऐसी पोजीशन पे खड़े हो जहां से वापस से अटैक जो है वो आपके ऊपर नहीं होगा, एंड यू रिटर्न बैक ऑल्सो अपना अटैक करने के बाद। तो इस तरीके की एक मिसाइल है ये, जिसको रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको टेस्ट किया गया और ये डेवलप करी गई और डिजाइन करी गई बाय हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर, और साथ में डीआरडीओ की लैब्स ने भी कोलैबोरेट किया और कुछ इंडस्ट्रीज ने भी कोलैबोरेट किया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बेसिकली आप देख सकते हो कि सीधा 10 किलोमीटर का टारगेट रहता है, बिल्कुल सीधा निशाने पे, बिल्कुल टारगेट को अपने रेंज में डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देती है। क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर एक बोल सकते हो MMW सीकर जो है वो लगा हुआ है, जो इसको एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक हाई प्रिसीजन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी। और इट इज थर्ड इन द सीरीज ऑफ इंडिजीनियस स्टैंड ऑफ वेपन्स टू बी टेस्टेड। ध्यान रखना रेंज कितनी है, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट इज पिनाका ER। ये पिनाका ER क्या है, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल। तो हम इसको एक्सटेंडेड क्यों बोल रहे हैं, एक्सटेंडेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मिसाइल ऑलरेडी थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करने का मतलब होता है कि पहले इसकी रेंज जो है वो 45 किलोमीटर थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 70 किलोमीटर की उसको बेसिकली उसकी जो रेंज है उसको बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ के द्वारा ये बेसिकली डेवलप करी गई 2 पुणे बेस्ड डीआरडीओ फैसिलिटीज हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मतलब अगर आप बोलो तो यहाँ पर एक ऐसी सर्विस जहां से एक ऐसा व्हीकल होगा जिसमें और रॉकेट्स लगे रहेंगे काफी ज्यादा, और सीधा ही एक एक करके रॉकेट जो है वो अटैक कर सकते हैं, इंडिजीनियसली डेवलप। और ये जो पिनाका मिसाइल है ये डीआरडीओ ने इनिशिएट करी थी 1980s के अंदर, और ये एक बोल सकते हो ऑल्टरनेटिव था टू दी लॉन्चिंग सिस्टम ऑफ रशियन की एक मिसाइल का नाम ध्यान रखना जिसका नाम है ग्रैड मिसाइल। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव था ये, तो उसके ऑल्टरनेटिव में इंडिया ने पिनाका मिसाइल जो है वो बनाई और इनिशिएट करी, और ये बेसिकली इसको हमने यूज भी किया है इन द बैटलफील्ड जब कारगिल का वॉर हुआ था 1999 में। नेक्स्ट न्यूज इज न्यूरोसाइटिस सिरोकोसिस। तो ये बेसिकली क्या है, NCC न्यूरोस
सिस्टिसिरोसिस सिरकोसिस बोल सकते हो। ये बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो ह्यूमंस को होता है। कब होता है? जब वो मीट को कंज्यूम करते हैं या फिर वो इनडायरेक्टली जो कि पिग्स टेप वॉर्म से इन्फेक्टेड हैं उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ये प्रिवेंटेबल मतलब एक ऐसा पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो प्रिवेंटेबल है। और ये क्यों कॉज होता है? ड्यू टू द सिस्ट ऑफ पोर्क टेप वॉर्म। अगर आप मीट या पिग जो इन्फेक्टेड पिग्स हैं विद द टेप वॉर्म उनके इन्फेक्ट में आते हो तो ये हो सकता है। और ये पाया गया है कि जो असम के टी वर्कर्स हैं जो पिग्स को रियर करते हैं उनके में बेसिकली ये पाया गया। और साथ ही साथ सिम्टम में अगर मैं बताऊं तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम ये इन्फेक्शन होता है तो उनको एपिलेप्सी जो है इट कैन लीड टू एपिलेप्सी अक्रॉस द वर्ल्ड। एपिलेप्सी, सीजर्स, हेडेक्स और बैलेंस होने में डिफिकल्टी होना, एक्सेस फ्लूइड अराउंड द ब्रेन, ये सब डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं। और ये जैसे कि मैंने बताया कि जो असम के टी वर्कर्स हैं उनमें ये हाई मतलब बोल सकते हो रिपोर्ट किया गया है कि वहां पर इसकी प्रिवलेंस देखने को मिली है। जिन पेशेंट्स को एनसीसी है उनको एक्टिव एपिलेप्सी भी है जो कि टी गार्डन्स में असम के काम करते थे जो कि पिग्स को रियर कर रहे थे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। आई होप ये आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपसे कल एक सवाल भी पूछा था और हमने डिस्कस किया था कि ये 12 ऑफ दिसंबर को बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, जिसमें ये बोला जाता है कि ग्लोबल अवेयरनेस लेकर आनी है रिगार्डिंग न्यूट्रलिटी। और मैंने न्यूट्रलिटी बहुत अच्छे से समझाया था, जहां मैंने आपको बोला था कि न्यूट्रलिटी क्या है, एक लीगल स्टेटस है। लीगल स्टेटस मतलब जब कंट्रीज आपस में डिसाइड करती है कि वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, आपस में अपनी प्रॉब्लम्स आप पीस के थ्रू सॉल्व करें, नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व करें और कन्फ्लिक्ट को जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करें। तो ये रेजोल्यूशन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी अडॉप्ट किया गया एंड इट वाज सुपर हेडेड बाय तुर्कमेनिस्तान विच हैड रिमेन्ड अ न्यूट्रल स्टेट। कब से? 12 ऑफ दिसंबर 1995 से। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को अडॉप्ट किया। डे वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन February 2, 2017। और हम इसको 12 ऑफ दिसंबर को फिर, क्योंकि 12 ऑफ दिसंबर 1995 ही इससे डेट जुड़ी हुई है जब तुर्कमेनिस्तान ने इसको बेसिकली यू कैन से स्पीयर हेड किया और वो न्यूट्रल स्टेट है तब से। तो इसीलिए 12 ऑफ दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। सो नेक्स्ट इज क्वेटज़लकॉटलस। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये एक बेसिकली पेट्रोसॉर हैं जो एक फ्लाइंग और लार्जेस्ट फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म है। लार्जेस्ट फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना, वर्ल्ड के लार्जेस्ट फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म, जिनका विंग स्पैन 11 से 12 मीटर्स का है। और ये बेसिकली फर्स्ट टाइम डिस्कवर 1971 में इनके जो फॉसिल्स फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे बिग बैंड नेशनल पार्क, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स, यहां पर हुए थे। अभी रिसर्च ने कुछ एनालाइज किया है, कंफर्म किया है कि इनके बोन्स सस्पेक्ट किए गए और इनके अदर फोसिल्स मिले हैं फ्रॉम दी सेम बिग बेंड नेशनल पार्क। और अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताऊं तो ये इसकी जो स्टडी ने रिवील किया है कि ये पेट्रासॉर प्रोबेबली मतलब जंप करता है 2.5 मीटर्स की उछाल से और फिर उसके बाद अपने आप को लिफ्ट करके अपने स्विंग्स को स्वीप करता है। तो इसीलिए ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज log4 शेल। log4 शेल क्या है? log4 शेल एक वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी ऐसी है कि अगर एक सॉफ्टवेयर है log4j, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसमें ये डिटेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से मतलब आपका सॉफ्टवेयर वीक होने की वजह से उसमें एक चांसेस होते हैं कि वो दैट इज मोर वल्नरेबल, जिसमें हैकर्स अटैक कर सकते हैं और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और थ्रू देयर अनऑथराइज्ड एक्शंस आपके कंप्यूटर सिस्टम को। इसका ऑफिशियल नाम देखो CVE 2021 4442228 है। ये नंबर अपने आप में एक यूनिक नंबर है दैट इज गिवन टू द वल्नरेबिलिटी जो भी डिस्कवर करी जाती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। log4j की बात करूं तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन मेंटेन करता है और ये जावा बेसिकली आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत वाइडली यूज होती है। तो जावा लॉगिंग फ्रेमवर्क बोल सकते हैं एंड log4j लाइब्रेरी इज एम्बेडेड इन एवरी वेब सर्विस और ऐप। जो भी जावा यूज करते हैं एप्लीकेशन दैट यूजेस जावा, तो उसमें ये log4j लाइब्रेरी ऑलरेडी एम्बेडेड होती है और एक एप्लीकेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। आप में से जो अगर कंप्यूटर साइंस है जिनको जावा की नॉलेज है उनको थोड़ा आइडिया भी होगा। और log4 शेल उसी से एसोसिएटेड एक वल्नरेबिलिटी है जो कि log4j सॉफ्टवेयर के अंदर वाइडली यूज करी गई है और डिटेक्ट करी गई है।
नेक्स्ट इज काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। ये अगर आपको रिसेंटली पता हो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर इस धाम को इनॉग्रेट किया, जो कि गंगा जो रिवर है उससे कनेक्ट, गंगा के जो घाट हैं उसको डायरेक्टली कनेक्ट करता है ये कॉरिडोर, जिससे जो पिलग्रिम जो यहाँ पर आते हैं, लोग आते हैं, तो उनको बहुत ही एक एक्सेसिबल पाथवे मिल जाएगा जो सीधा काशी विश्वनाथ टेम्पल को गंगा के बैंक से, रिवर से कनेक्ट करता है। इसको बनाने में कॉस्ट लगी है 339 करोड़ और ये टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। अदर फैसिलिटीज जैसे कि सिटी म्यूजियम, फूड कोर्ट, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, वो भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है और ये सब कुछ जो है इट सपोर्ट करेगा टू द नीड्स ऑफ डिसेबल्ड एंड द एल्डरली बाय प्रोवाइडिंग रैम्प्स, एस्केलेटर्स और साथ ही साथ मॉडर्न फैसिलिटीज। सो विद दिस यहाँ पर आपकी टर्म्स एंड न्यूज कवर होती हैं, रिवाइज जरूर कर लेना। और इसी के साथ साथ आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 14566, एक टोल फ्री नंबर है जो रिसेंटली लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ने। कौन सी मिनिस्ट्री है? अगर अभी आपको याद हो तो फर्स्ट न्यूज थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि एक हेल्पलाइन नंबर है रिगार्डिंग एट्रोसिटीज, जो कि SC/ST एक्ट के लिए है, जहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट SC एंड ST वहां नहीं हो और जो भी कंप्लेंट्स लॉन्च होती है उनको टाइमली सॉल्व भी किया जाएगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड थी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अभी डिस्कस किया है ना। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ टेम्पल को कौन सी रिवर से कनेक्ट करता है? दैट इज विदाउट एनी डाउट गंगा रिवर। अभी डिस्कस किया है, आंसर गंगा बिल्कुल सही है। अभी पूरे प्रोजेक्ट की कोस्ट और सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज बक्सा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? बक्सा टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि आफ्टर 23 ईयर्स यहाँ पर एक रॉयल बंगाल टाइगर आप बोल सकते हो जो स्पॉट हुआ है, कैमरा के अंदर आया, और ये बोल सकते हो लास्ट टाइम 1998 में स्पॉट किया गया था। तो ऑब्वियसली बक्सा टाइगर रिजर्व न्यूज में है। फिर तो कहाँ पर है ये बक्सा टाइगर रिजर्व? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैप में भी देखोगे तो साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं है, बिल्कुल नॉर्थ में वेस्ट बंगाल के यहां पर ये लोकेटेड है, राइट? हाँ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन? तो अभी रिसेंटली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC इनके साथ कोलैबोरेट किया है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इनिशिएटिव जो है ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो है फोकस करता है, इसको इंक्रीज करने की फोकस करता है। और ये कंपनी का प्लान भी है कि हमें नेट जीरो एमिशंस करने हैं 2040 तक। इसके लिए क्या बोला जाता है, जैसे वाटर है ना H2O पता होगा, तो उसमें H2 मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के चलते इस प्रोसेस से हाइड्रोजन को अलग कर लेना। जब आप हाइड्रोजन को अलग कर लोगे तो फिर आप उनको इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हो, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन होगी और फिर अपना एक रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इनिशिएट करोगे। ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना और क्लाइमेट चेंज, इन सब के चलते ये इनिशिएटिव भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोलैबोरेट करते हुए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ किया। किस लिए? ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021। इसकी थीम क्या है? होमवर्क पहले आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस दिन बनाया जाता है, कौन सा डे है, कब ये ऑब्जर्व किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट होमवर्क आपके लिए। अगर मैं इसकी बात करूं कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की थीम क्या थी, तो थीम थी लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल। तो यही इसका पर्पस है, एक हेल्दी सोसाइटी होना, अवेयरनेस होना, हेल्थ केयर एक्सेस सबको मिल पाए। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये डे ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम इस बार की ये थी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, तो ध्यान रखना। मूविंग अहेड, Nauru, Kiribati, Federation States of Micronesia, they were seen in news, are the island countries located in which ocean? अगर ये कुछ प्लेसेस न्यूज में हैं तो आपको मैप प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, और अगर मैं भी आपको मैप में दिखा दूंगी, लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये कहां पर है। ये पैसिफिक ओशन के अंदर तीनों आइलैंड कंट्रीज हैं, और ये रिसेंटली इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये तीनों कोलैबोरेट कर रहे हैं। किस लिए? एक फंड बनाने के लिए। वो फंड क्या करेगा? वो फंड एक अंडर सी
केबल जो है उसको बात कर रही है लाए जाने की, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इन आइलैंड कंट्रीज में लाई जा सके। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए करा जा रहा है, जो चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस है रीजन में, उसको काउंटर किया जा सके। मैप में दिखाऊं तो ये माइक्रोनेशिया है, फेडरेशन स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। यहाँ आप देख सकते हो किरिबती, ये नौरू आइलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है, इधर इंडोनेशिया है, इधर सोलोमन आइलैंड है, मार्शल आइलैंड ऊपर है, पैसिफिक ओशन के अंदर है ये सब, राइट। Next is section 124A of Indian Penal Code, which was seen in news, it deals with sedition. Sedition क्या है? Simple terms में अगर आपको बताऊं, whoever tries by their words, अगर आप कुछ भी ऐसी कोशिश करते हो, by your actions, by your words, by anything, by speaking, by doing anything, अगर कोई भी आपका एक ऐसा attempt है कि you are creating disaffection towards the government of India, you are exciting people towards the disaffection against the government of India, तो वहां पर sedition law लागू होता है ये एक्ट, और इसके अंदर imprisonment की बेसिकली बात करी गई है प्रिविजन के अंदर। ये न्यूज में इसलिए रहता है आजकल क्योंकि सवाल ये है कि इस पे कंसर्न है। कंसर्न किस चीज का है? कि ये एक कॉलोनियल लॉ है, और आज हमारे देश की आज़ादी को 75 ईयर्स हो चुके हैं। क्या हमें स्टिल ऐसे लॉ की ज़रूरत है जहां पर इसका मिसयूज बहुत हो रहा है? मिसयूज कैसे हो रहा है? कंसर्न ये है इसको लेके कि जो फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अगर वो अपने ग्रीवियंसेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जब कोविड-19 मैनेजमेंट में आपने कैसे उसको एक्सेस किया और लैक ऑफ सिलेंडर्स था, तो ये सब जब ग्रीवियंसेस आते हैं तो उसको सिडिशन के अंदर ला दिया जाता है, राइट। अगर यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट भी देते हुए कहा कि आप सिडिशन लॉ को इनडिस्क्रिमिनेटली ऐसे यूज हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कारपेंटर के हाथ में एक सॉ दे दूं एक पेड़ को काटने के लिए, सिर्फ इतनी पावर दी मैंने, लेकिन आपने क्या किया? आपने उस एक सॉ से पूरे फॉरेस्ट को काट दिया। इतनी एनॉर्मस पावर, क्या जरूरत है? क्या नहीं लगता कि ये आपका जो आर्टिकल 19 है उसको चैलेंज करता है? आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात बोली जाती है, तो उसी के रिगार्डिंग सिडिशन लॉ काफी न्यूज में रहता है, और सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इससे एसोसिएटेड है। तो अगर पूछा जाए तो सिडिशन इसका आंसर होगा, राइट। Moving ahead, which section of the countries has been invited by India as the Republic Day guest? Republic Day guest में इस बार कौन सी कंट्रीज को इनवाइट किया गया है? और ये पहली बार ऐसा होगा कि सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। कमेंट सेक्शन में बताओगे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नाम जो कि इनवाइट किया गया है जिनको, तो ये आपका हो जाता है दूसरा होमवर्क, राइट। ओके देन, moving ahead, what is the name of the online system launched to file corruption complaints with the Lokpal? अगर किसी भी मतलब any person wants to file any complaint, और बोल सकते हो people लोगों को corruption के complaint file करनी है with the Lokpal, तो पहले क्या होता था? थ्रू ईमेल, थ्रू यू कैन से थ्रू मेल, थ्रू पोस्ट कार्ड, तो ऐसे डिलीवरी होती थी। लेकिन इन चीज़ों को ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है, और एक लोकपाल ऑनलाइन करके डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको इनॉग्रेट किया चीफ जस्टिस, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा। इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, चीफ जस्टिस हैं। लोकपाल ऑनलाइन, जिससे कि ऑनलाइन सिस्टम होगा जहां पर लोग फाइल कर सकते हैं करप्शन कंप्लेंट्स विद दी लोकपाल, राइट। नेक्स्ट इज हरना संधू, जिन्होंने अभी मिस यूनिवर्स अवार्ड को जीता है। ये कौन सी स्टेट से हैं? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल और आंसर आई होप सबको पता हो। पंजाब से हैं, 21 ईयर्स की हैं ये। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये 21 ईयर्स की हैं, इनका नाम हरना सिंधु है, और लारा दत्ता ने इस टाइटल को जीता था 2000 में। उसके बाद अब इंडिया को बेसिकली हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स अवार्ड जो है वो उनको दिया गया है। पंजाब की हैं ये, और साथ ही साथ ये 70th मिस यूनिवर्स था 2021 का। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये कहाँ पे हुआ था? ये मिस यूनिवर्स जो इवेंट था ये कहाँ पे हुआ था, ये अब आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ आपके आज के क्वेश्चंस और टर्म्स इन न्यूज़ कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। विद दिस आई आरजू कक्कड़ विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर।